एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग मैथ्स का क्लास 10th का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ओसवाल की तरफ से सैंपल पेपर आया हुआ है। और पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर पार्ट 2 लेकर के आओ, लेकर के आओ, लेकर के आओ। तो जैसा कि कल मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो आज रिप्लाई में है ये वीडियो। और इस पूरी की पूरी वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 देख रहे हैं हम इसमें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम, जिसमें हम लोग देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो पार्ट 2 में आए हुए हैं, यानी कि सेक्शन 2 में है। और इससे इंपॉर्टेंट बात एक और है, वो क्या है? वो ये है बच्चों कि आप लोगों को सेक्शन 2 में 20 क्वेश्चन दोबारा से मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन ए में मिले थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, जैसे वहां पर आप लोगों को 20 में 16 करने थे, यहां पर भी आपको 20 में से कोई 16 क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन अपन लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे पूरे 20 के 20। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल सेक्शन 2 का। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे सेक्शन की, तो इसमें बड़ा ही ईजी रहने वाला है, जरा देखिएगा, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एक्स दे रखा है, कह रहे हैं कि एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, एचसीएफ बताओ। हद आसान सवाल। जरा देखिएगा, x कितना दे रखा है बच्चों, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, और 7 की पावर जो है वो 2 है। y कितना दे रखा है बच्चों, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, और 7 की पावर 1 है। एचसीएफ निकालने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता था। वो क्या होता था? वो ये होता था बच्चों कि आप लोगों को एचसीएफ निकालने के लिए बस इतना ही नोटिस करना होता था कि कौन कौन से कॉमन है। तो भाई दोनों में कॉमन कौन है? 2 भी है, 3 भी है, और 7 भी है। तो लोएस्ट पावर देखेंगे, 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 3 है। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 2 है। 7 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 1 है। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 8, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 आ जाएगा, और 9, 9 6 54, 5 यहाँ लग गया बच्चों, और 45 का 50। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 504, जो कि आप लोगों का डी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन हम लोग किस तरीके से और चेक कर सकते हैं, देख लीजिए जरा, यहाँ पर डी ऑप्शन ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सो आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल जो था इसका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एट बतानी किस पर है? एट x = 1 पर बतानी है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो, सिर्फ इससे हमें क्या मतलब है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट पर वैल्यू बतानी है तो क्या करना होता है? बस उसमें x की जगह पर जाकर के वो वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो अगर इन्होंने बोला है कि f(x) जो है बच्चों वो कितना दे रखा है, 2x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 2, तो यहाँ पर बस आपको x की जगह पर रख देना है 1। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 2 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस 5, यानी कि माइनस का 3। क्या ये बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी आंसर देखने को मिल रहा है? तो अब आप बोलोगे हाँ सर -3 तो मुझे डी पे देखने को मिल रहा है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल क्या है बच्चों? कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट। ये पॉइंट कहां पर होगा बच्चों? वैसे अगर सोचें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5, तो यहां कहीं मिला करके ऐसी कोई जगह आ जाएगी 7 5 का वहां। अब तुमसे पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बता दो। मैंने कहा हाजिर जवाब हैं हम, और पूरा जवाब देंगे हम। जरा ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? अरे भाई यहां से यहां तक की दूरी तो उतनी हुई ना जितना आप वाई एक्सिस में चले होंगे, और वाई में आप कितना चले हैं? सिर्फ 5 चले हैं। यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बच्चों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। -5 सोचना भी नहीं, वरना चार्टा घूम के आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस पूछा है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स वाई सही जवाब क्या होगा बच्चों? 5 हो जाएगा। इसी बात पर यह वाला सवाल भी पूर्णतः पूरा कर लिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देख लेते हैं हमारा अगला सवाल। देख लीजिए, डी ही है इसका जवाब। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सर्कमफेरेंस इज 88। तो सबसे पहले बताओ सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस का मतलब है जो उसकी पूरी की पूरी दूरी है उसका परिमाप, यानी कि ये इसे बोलते हैं, इसकी कलेक्शन को या इसके डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग। तो कितना दे रखा है बच्चों? 88 दे रखा है। अब पूछ रहा क्या है कि एरिया बता दो क्वाड्रेंट का। भाई देखिए, कोई भी सर्कल होता है वो 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ होता है, यानी कि ये एक चीज पूछ रहे हैं, यानी कि इस पूरे का 1/4 पूछ रहे हैं, यानी कि पूरा एरिया ऑफ सर्कल का
सर्कल का ये 1/4 पूछ रहे हैं हमसे, बता देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले एरिया तो निकालें। और एरिया निकालने के लिए तो आर चाहिए, आर तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें फिर ये क्यों दे रखा है, हिंट बाजी हो रही है यहाँ पर, हिंट दे रहे हैं हमको ये। तो यानी कि 2 × 2 में 22/7 r इज इक्वल्स टू में 88 आ रहा है। इससे इसे कैंसिल आउट किया, यहाँ 4 आ गया, इससे इसे कैंसिल आउट किया, यहाँ 2 आ गया। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, r की वैल्यू आ गई है आप लोगों के पास 14। तो इसका मतलब r की वैल्यू जब हमको 14 मिल गई है, तो अब अपन लोगों को तो पता है कि 1/4 करना है किसका, अरे किसका, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर, अरे एरिया ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट निकालना था ना, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना था, तो 1/4 किया। तो आज जरा 1/4 22/7 आर का स्क्वायर है, तो 14 को 2 बार लिख देंगे। तो इससे इसे कट किया तो 2 आ गया, फिर इसने इसको मारा, फिर इसने बोला अच्छा मैं इसको भी मारूंगा। हमने कहा मारो पीटो जो भी करो, अपना आंसर दे दो बस। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 1 यहाँ लग गया, तो 154 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है बच्चों। क्या 154 कहीं है, बिल्कुल है। क्या हमारा जवाब सही है, अरे सही है, सही है, सही है, सही। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा गया ये भी देख लेते हैं। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स दिस p and another is q are written as this p and q where a and b are prime numbers। a और b जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इनका एलसीएम और एचसीएफ की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कुछ मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, क्या सोचेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है, गलत। आइए जरा हैशटैग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हैशटैग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर दो नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई इक्वल हो जाती है उनका, अगर आप एलसीएम निकाल लें ए बी का और मल्टीप्लाई कर दें एचसीएफ के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब अगर इन दोनों का निकालना ही है तो मैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, तो आप सिर्फ इन दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एलसीएम भी निकालना है एचसीएफ भी नहीं निकालना, अरे नहीं भाई नहीं निकालना, सिंपल पी और क्यू की क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो और पी और क्यू की अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी बच्चों तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी का क्यूब इनटू में आपके पास आ जाएगा ए का क्यूब बी का क्यूब। अगर आप देखें तो दो यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा ए की पावर 5, बी की पावर 3 है, बी की पावर 3 है, बी की पावर बच्चों कितना आ जाएगा 6, 5 और 6 कहीं दिख रहा है बच्चों, ये लीजिए डी आंसर इसका आ रहा है। और हम लोगों ने इसका आंसर पूर्ण रूप से निकाल लिया है, पूर्णतः निकाल लिया है। चलिए सो इसका मतलब अपन लोगों को समझ में आ गया कि इसका डी आंसर जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फ्लो में बहते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे और अगले सवाल का जवाब भी दे जाएंगे। जरा अगले सवाल को भी पढ़ लीजिए बच्चों। अगला सवाल कहता है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए। रोम्बस की अगर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप रोम्बस की इमेज बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और सवाल पढ़ लीजिए, काम आ जाएगा थोड़ा सा। कहते हैं कि 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इसके डायगोनल दे रखे हैं, यानी कि एक डायगोनल को मान लेते हैं यहाँ पर, इसको पूरा 16 मान लेते हैं और अगले वाले को इसको यहाँ पर 12 मान लेते हैं। अब इसमें हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, 90 डिग्री पर ही कट करते हैं, ओके। और मिड पॉइंट पर कट करते हैं। तो अगर ये पूरी 16 थी तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। अगर ये बच्चों पूरी 12 थी तो ये 6 हो जाएगी और ये 6 हो जाएगी। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, दे वांट टू आस्क कि आप ये बता दीजिए साइड ऑफ रोम्बस क्या होगी। तो साइड ऑफ रोम्बस निकालने के लिए तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी एक, इसमें देखो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, आप कोई सा भी एक पिक कर लीजिए। अब आप लोगों को अगर यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है तो वो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। एक साइड देखो जरा, यहाँ पर 6 आ रही है, एक साइड कितनी आ रही है 8 आ रही है। फिर तो इसका मतलब पाइथागोरस लगा के हम लोग ये निकाल सकते हैं। और ये एक्चुअल में क्या है, साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस हो जाएगी। तो आप कैसे कर सकते हैं जरा देखो, यहाँ पर आप बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में इस अननोन को x कह दीजिए। तो x का स्क्वायर यहाँ पर क्या लगाया हम लोगों ने
पाइथागोरस लगा दिया बच्चों। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैंने उन्हें इस तरीके से बता दिया, पाइथागोरस लगा दिया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36 और इज इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 64 प्लस में 36, यानी कि अंडर रूट में 100 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, 10 आ रही है, यानी कि लेंथ ऑफ रोम्बस जो निकल करके आ रही है अपने पास वो आ रही है 10। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 10। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बच्चों देख लेते हैं जरा, उससे पहले देख लीजिए बी ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अरे भाई एक बात बताओ कि अगर तुम लोगों को एक जीरोस दे रखा है तो इसका मतलब तो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि अगर मैंने ये रूट रख दिया है इसमें तो इसका मतलब तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो एक बात बताइए, एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस के, ठीक है। अब आप इसमें क्या रखने वाले हैं, x की वैल्यू माइनस का 1, तो क्या मैं इसे सर डायरेक्टली इक्वल टू 0 रख दूं? अरे बिल्कुल मुन्ना रख दीजिए। तो यानी कि यहाँ पर -1 का स्क्वायर माइनस में 3 -1 माइनस के इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपने के की जगह, अब तो आपने x की जगह पर -1 रख दिया और -1 तो रूट है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0, ये उछल करके नहीं उछल करके उधर चला जाएगा। तो 4 इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, के की वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पर 4। तो के की वैल्यू क्या बिल्कुल सही आ रही है, अरे सही है सही है सही है सही। आइए जरा आगे की ओर बढ़ते हैं जयकारा लगाते हुए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4, इफ द प्रोडक्ट, तो देखिए जरा इससे सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में हैशटैग कॉन्सेप्ट कुछ बनना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आए, सम या रूट्स की भी बात आ जाए ना, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये तस्वीर ना, जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आ तो छोड़ दो बेटा तुम। अब तुम जरा इस बात पे ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई। इन कुछ बातों का बस ध्यान रखना है, स्मरण कर लेना है, मन में बिठा लेना है, ठीक है ना। तो आइए जरा बात करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। कर लो हमसे बात, क्या हम डर रहे हैं ना, डरे हैं जिम करें। तो अब यहां पर जरा देखो, अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है, उन्होंने बोला सी बाय ए होता है। बच्चों बताओ सी कहां पे लिखा हुआ है, यही तो अपना ए है, यही तो अपना बी है और यही तो अपना सी है। तो इसका मतलब ये तो हो गया 6, ये हो गया -5, ये हो गया बच्चों के। तो रख देते हैं के अपॉन में ए कितना है बच्चों, 6 दे रखा है अपन को, और प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना दे रखा है इनका, 4 दे रखा है। तो यानी कि ये तो उछल करके यहाँ चला गया, तो के की वैल्यू तो 24 आ गई। तो के की वैल्यू बच्चों 24 आ रही है, कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या ये हमारा आंसर जो है वो सही है, अरे सही है सही है। बढ़ो भाई आगे की तरफ बढ़ो, अगर सही है तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले वाले में मुझे तो यही दिखा सबसे पहले, सही बता रहा हूँ यही मेरी नजर गई सबसे पहले। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग समझो कि अल्फा बीटा दे रखा है, सम ऑफ रूट्स पूछ लिया है, मैंने क्या बोला, अंत मन में स्मरण करिए। अब तुम लोगों को लग रहा होगा मैं वर्ड सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सही है वर्ड, तुम्हें समझ में आ गया। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं जीन्स की पैंट बोल रहा हूँ, स्मरण बोल रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो समझ जाओ। अब जरा देखो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। कहो हाँ, अरे कहो हाँ। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का बी बाय ए। कहो हाँ। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, सी बाय ए। कहो हाँ। अब उन्होंने पूछा कितना है, उन्होंने अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो माइनस बी अपॉन में ए होगा। कहो हाँ। अब अगर ऐसे में बात कर लें हम, और अगर इसकी बात करें, जिक्र कर लें अगर इसका, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, और बी की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ रही है बच्चों, बी की वैल्यू आ रही है 5√3। कहो हाँ। फिर अगर हम लोग सी की बात करें बच्चों, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। जब ऐसा कुछ हो रहा है, उन्होंने हमसे सम ऑफ रूट पूछा है, तो माइनस तो हमने दहेज में मिला था वो लगा दिया यहाँ पर। फिर बी की जगह पर बच्चों कितना लिख देंगे हम लोग, माइनस का 5√3 लिख दिया, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। तो डायरेक्टली माइनस माइनस तो
जीवन साथी हो गए, और जीवन साथी हो गए तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कितना लिख सकते हैं हम अपन लोग, 5√3 आंसर लिख सकते हैं। और अगर हम लोग 5√3 आंसर लिख सकते हैं तो इसका मतलब बी जो है इसका बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट वाला आंसर होना चाहिए। तो क्या ये सही है? सही है, सही है, सही है, सही। चलिए जी अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल कहता है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? देखो इन्होंने कुछ गलत कर दिया प्रिंटिंग वालों ने, अभी कब बताता हूं मैं तुम लोगों को क्या गलत किया इन्होंने। एक जीरो की बात कर रहे हैं, वो एक जीरो तो उन्होंने 1/2 दे दिया, लेकिन तुम एक बात सुनो, यहाँ क्या हेर फेर हुई होगी, यहाँ पे रहा होगा कि पी एक्स इज इक्वल्स टू में 5x का स्क्वायर, ठीक है, और ना उन्होंने पी एक्स ही लिखा है, वो उसकी पी की तो वैल्यू ही पूछ रहे हैं वो, ना उन्होंने लिखने की कोशिश सही की है, हमने गलत समझ लिया है। इसे बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम पूछते हो ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है सर, ऐसे होती है बेटा, और बहुत गलत हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। 1/2 की बात कर रहे हैं वो, तो इसका मतलब तो जाहिर सी बात है, जाहिर है, इसे देख करके तो अब हमें x की जगह पर क्या रख देना होगा, 1/2। अब x की जगह कोई और ले लेगा, अब x चला जाएगा, तो जरा देखो कैसे जाएगा। 5 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में p और 1/2 आ जाएगा, प्लस में 8 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 5/4 हो जाएगा ये, प्लस में p/2 हो जाएगा, प्लस में 8 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। कहो हाँ। अब अगर एक बात करें, यहाँ पर p को अकेला छोड़ दें तो यहाँ पर हम लोग p/2 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में -8 माइनस का 5/4 हो जाएगा। अगर ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 होता है, माइनस का 5 डिवाइड बाय बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे p/2 चल ही रहा है अभी, और यहाँ पर हो जाएगा p/2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 37/4। इससे इसे कैंसिल आउट किया तो यहाँ 2 आ गया, सो माइनस का 37/2 आ रहा है बच्चों। तो p इज इक्वल्स टू में माइनस का 37/2 आ रहा है। क्या कहीं पर ये ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है बच्चों, माइनस का 37/2। सो काफी इजी था। क्या ये सही है? अरे बिल्कुल सही है। तो बात समझ में बस आनी चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए बोली है, तो हमने बस जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है। बस इन कुछ बातों का जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फोकस रखना है, ध्यान रखना है इन सब बातों का। चलिए बच्चों बढ़े आगे की तरफ, बढ़ते हैं बिना रुके आगे की तरफ। अगर आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, तो कह रहे हैं कि वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, ये बता दीजिए इसका कोई जीरोस दे रखा है क्या यहाँ पर? देखिए जीरोस दे रखा है नहीं दे रखा है ये पता करने का तो एक सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप उन जीरोस को जल्दी से पुट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में इनके जीरोस निकालने बैठे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इन वैल्यूज को पुट करना ट्राई करिए, और मैं हमेशा आप लोगों को बता दूंगा कि इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी रहेगी आप लोगों की, वो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी रहेगी कि सिंपल, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, छोटे नंबर से शुरू करो। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 दे रखा है, तो 1 रखो यहाँ पर, 2 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू में 1 माइनस 6। अब जरा देखो तो 2 माइनस 1 माइनस 13 माइनस 6, अगर आप इन ढंग से देखो तो माइनस के बहुत सारे नंबर हैं, तो ये ऑब्वियसली इक्वल टू 0 नहीं होने वाला है। तो मैं ऐसे जोड़ने वोड़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ 3 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी रहता है। तो 3 का अगर मैं क्यूब कर दूंगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 3 का ही स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 13 इंटू में 3 हो जाएगा, और माइनस में 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 या 27 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो 27 हो जाएगा, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा, माइनस का 39, माइनस का 6। यहाँ थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि यहाँ पर तो हाँ मुझे लग रहा है ये काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बना देगा इसको कितना, 45, 45 और माइनस 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 54, तो प्लस का 54 माइनस का 54, ये दोनों के दोनों मिलकर के एक दूसरे को काट देंगे और 0 कर देंगे। इसका मतलब 3 रखने पर ये इक्वल टू 0 बना पा रहा है, तो ये इसका सही में ये इनके परिवार से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जब आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, यहाँ पर देखिए ब्लड टेस्ट करवा लिया है आप लोगों ने, फिर आपको पता चला कि हाँ यार ये तो इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जो खून था नहीं मैच हुआ, अब नहीं हो रहा था, डीएनए करवाओ वैसे तो, क्योंकि अगर तुम ब्लड टेस्ट करवाओगे तो फिर तो ब्लड तो हो सकता है ना कि मैच कर जाए, लेकिन डीएनए नहीं हो रहा, ठीक है ना। क्या ये बात सही है? सीरियस है इस मुद्दे को, कितना सीरियसली समझाया मैंने तुम्हें, डीएनए तक मैं ले गया इसे। मैथ्स में बायोलॉजी चल रही है भाई साहब। चलिए खैर कोई बात नहीं, दुख की बात कोई नहीं है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी बिल्कुल सही है, हम गलत हुए कभी? फिर कहते हैं कि x + 5 जो है वो एक फैक्टर है, इसका पर्टिकुलरली एक फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बताइए। देखिए झांसे में देने के बहुत सारे तरीके,
और एक तरीका सामने है। अभी पिछले सवाल में कहते हैं कि जीरोस बता दिए, उससे पहले में कहते हैं कि क्या ये जो दे रखा है वो उसका जीरोस है, मतलब उसका कोई जीरोस दे दिया है, फिर किसी अनदर कांस्टेंट को निकालने की बात कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आपके पास आएंगे और आपको झांसा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप झांसे में बिल्कुल मत आना। मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या है। यहाँ पर आप लोगों को पी एक्स दे रखा है, 2x का क्यूब दे रखा है, -4x² दे रखा है, प्लस में ax दे रखा है, प्लस में 5 दे रखा है। तो इसमें डरने घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो अब अगर तुम लोग यहाँ पर सोचो कि तुम्हें एक ही देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है ना, वो जब वो एक ही वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो ये फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि ये इसका फैक्टर बनेगा। और इसका फैक्टर होने का मतलब क्या है, इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -5, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -5 रख दूंगा इस इक्वेशन में तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। भाई फैक्टर भी तो यही होता है ना, जीरोस भी तो यही होते हैं। तो अल्टीमेटली अब आपने यहाँ पर क्या किया कि आप x की जगह पे अब आप लोगों ने -5 रखा, तो 2 -5 का यहाँ हो जाएगा क्यूब, -4 -5 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में -5 और a प्लस में 5। अब जरा देखिएगा 2, ये -5 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो माइनस का 125 आएगा, माइनस के 125 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 250 आ जाएगा। फिर -5 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 25 को अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस का हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप -5 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो बच्चों माइनस का 5a आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, माइनस का 250 और माइनस का 100, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली अगर वैसे चेक किया जाए तो माइनस का 350 माइनस का 5a प्लस 5 इक्वल टू 0 रख दीजिए, क्योंकि अब हमें a की वैल्यू चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 345 हो जाएगा, प्लस में 5 इक्वल टू में -a हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का ना इसे तो 85 रखेंगे ना, अभी तो जोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 इक्वल टू में 5 है। हम भी बहुत तेज चल रहे हैं, तो इससे इसे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 6 यहाँ आ जाएगा, 4 वहाँ चला जाएगा और 9 आ जाएगा, तो माइनस का 69 आएगा। देखो पहला ऑप्शन उन्होंने प्लस का 69 लगा रखा है झांसा देने के लिए, तो झांसे में मत आना बच्चों, माइनस का 69 होगा इसका पूरी तरीके से इसका क्या बच्चों जवाब। तो जरा आंसर चेक करेंगे तो सी ही आ रहा है। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि इन 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, इस तरीके से कुछ दे रखा है और आप लोगों को चीज़ें बतानी है आगे की। मैं कहा बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो कभी भी तुम लोगों से, अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ, PQR अगर तुम लोगों से कभी भी किसी ने कह दिया कि ये दोनों के दोनों सिमिलर है, तो ध्यान रखना इसी सीक्वेंस में साइड्स रखना कि AB के अपॉन में PQ रखना, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का और फिर इन दोनों का, ठीक है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का फिर इन दोनों का, ठीक है ना। चलो देखो AB, उसके बाद आ जाएगा BC, उसके बाद आ जाएगा AC लिख दो या CA लिख दो, जो भी लिखना चाहो। फिर इसके बाद देखो PQ हो गया, फिर QR, फिर PR, इस तरीके से रहता है अगर आप लोगों के पास ये दोनों सिमिलर दे रखे होते हैं। और अगर मान लो कि तुम लोगों को पहले से रेशो ही दे रखा है बच्चों, तो रेशो क्या दे रखा है, देखो A के बाद B है, B के बाद देखो C है, तो यानी कि ट्राइंगल यहाँ पर ABC, Q के बाद R है, R के बाद क्या है बच्चों P है, तो यानी कि सिमिलर रहा होगा किसके, ट्राइंगल QRP के। अब यहाँ पर जरा चेक करें तो Q से कोई भी ट्राइंगल शुरू नहीं हो रहा है, तो अब आप या तो इसे ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप इन्हें साइड्स को अलग अलग टाइम पर मतलब सर्कुलर वे में शफल भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, आप इसे रिवर्स कर दीजिए, ए को हटा दीजिए, जब ए को हटाएंगे तो 20 की जगह पे आ जाएगा, सी थोड़ा और पहले आ जाएगा, तो इधर वाली जगह पे कौन चला जाएगा, ए। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि BCA किसके सिमिलर हो जाएगा। अब एक हटा रहे हैं ना हम, तो ये भी हटेगा इधर से, तो ट्राइंगल इसको हटा करके उधर की तरफ ले जाएंगे तो RPQ हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है, बस इस तरीके से ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे। तो अब देखो BCA से भी करके कुछ आ रहा है, BCA से एक आ रहा है, लेकिन वो PQR के बराबर आ रहा है, लेकिन आना किसके चाहिए, RPQ के बराबर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। फिर इसको इधर और थोड़ा सा सरका देते हैं इधर की तरफ, इसे हटाएंगे तो C आ जाएगा, फिर A तो अपनी जगह है, इधर B आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जरा देखो P को इधर ले आए, Q इधर आ गया और R आ गया, तो यानी कि कैब और PQR ये तो होना ही चाहिए, वरना तो फिर बिल्कुल ही सारी कहानी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चॉइस अब बच नहीं रही है। तो कैब कहीं दे रखा है, पहले तो देखो कैब कहीं दे रखा है, कैब यहाँ दे रखा है, देखो कैब यानी CAB और PQR, तो A ऑप्शन जो है बच्चों पूरी तरीके से सही है यहाँ पर।
सो मैंने पूरी तरीके से जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट लगा दिया एंड आप लोगों को समझा दिया कि क्या चीज़ें एक्चुअल में होनी चाहिए, क्या चीज़ें एक्चुअल में यहाँ पर दे रखी हैं और क्या ये आपका जवाब जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए ज़रा बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। सो यहाँ पर आप लोगों के 33 क्वेश्चन हो चुके। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला सवाल भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर टेन थीटा इज इक्वल्स टू में कॉट थीटा दे रखा है तो आप हमें बताइए कि यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या होगी। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि ये इन दोनों की वैल्यू कब दोनों की सेम आती है, मेरे ख्याल 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है बच्चों। अगर आप ऐसे भी ना देखना चाहो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, मतलब वैसे तो थीटा की वैल्यू पता ही चल गई तुम्हें, लेकिन तुम ऐसे भी देख सकते हो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू में कॉट थीटा दे रखा है। बच्चों एक बात बताओ, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/में टेन थीटा। टेन थीटा अगर यहाँ चला गया बच्चों तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1। अभी आप 10th क्लास में क्योंकि 90 डिग्री से कम ही कम पढ़ रहे हो तो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू बच्चों कब हो जाए, 45 हो जाए। वैसे अब आप बोलोगे सर आपने 10 की बात क्यों की कि अब आप 90 डिग्री से कम ही पढ़ रहे हो, क्योंकि बेटा 10 स्क्वायर दे रखा है तो 1 तो बेटा तब भी आ सकता है जब +1 रहा हो या -1 रहा हो। -1 135 डिग्री पे होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये बात बोली, ठीक है ना। तो 45 डिग्री आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो इजीली कि भाई दोनों कब बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पर ही दोनों 1 वैल्यू दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ 2 10 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये तो 1 आ गई वैल्यू, तो 2 इंटू में कितना आ जाएगा 1 प्लस में कॉस का स्क्वायर, तो 45 डिग्री का स्क्वायर करेंगे, 45 डिग्री पे आता है 1/√2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 2 प्लस में 1/2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों 5/2। क्या ये कहीं पर भी आंसर दे रखा है हमें, सो ये यहाँ पर हमें डी पे आंसर दे रखा है बच्चों, ठीक है। सो डी जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है एंड आई होप आप लोगों को ये वाला आंसर भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर कर दिया है मैंने पूरी तरीके से। ओके, तो चलो 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 नए ख्वाब बुन लें। अगला सवाल है बच्चों कि क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि कॉसेक जो है, और कॉसेक अगर आप कॉसेक के कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अब एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा मेरी कि कॉसेक को आप सभी लोग जानते हैं क्या कि कॉसेक थीटा को आप लोग 1 में साइन थीटा भी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। ओके, और कॉस तो अपनी जगह पे लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये इक्वल टू में किसके बच्चों 1। और कॉस अपॉन साइन बच्चों किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू में 1 लिख सकता हूँ बच्चों। और कॉट की वैल्यू 1 कब आती है बच्चों, 45 डिग्री पर आती है, यानी कि इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि डी इसका पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर चेक कर लें क्या कि हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है जी। चलिए जरा बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, इफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जरा देखिएगा एक सर्कल में इधर कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा वो एक राइट एंगल बन जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस इसकी 8 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बच्चों सबसे पहली बात तो है ये सेक्टर क्या होता है। सेक्टर बड़ी सिंपल सी चीज़ है बच्चों, ये पूरा का पूरा इसका आंसर देना पड़ेगा हमें, यानी कि ये पूरा, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ इस पूरे का जवाब देना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही ईजी है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ये ईजी है। देखिए ये इजी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा आंसर देना है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर कहता है कितना एंगल में आ रहा है, 90 डिग्री में आ रहा है, अपॉन में 360 रख दीजिए और फिर एरिया ऑफ सर्कल रख दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल कितना है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल है पाई की जगह पे 3.14 लेना है, इंटू में आर कितना है बच्चों 8 है, आर का स्क्वायर हो गया, सिंपल हो गया। इससे इसे कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 ने इसे कैंसिल आउट किया 2 आ गया, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 16 आ गया, या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3.14 इंटू में 16, तो 6 चौक 24 का 4 यहाँ पे लगा 2, तो यहाँ पे 6 कम 6 यहाँ 8 आ जाएगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 314 लिख दिया, 4 2 हासिल लगा 1 0 हासिल लगा 1 5, तो 2.2 के बाद पॉइंट लग रहा था तो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने। 50.24 कहीं दिख रहा है, ये लीजिए बच्चों, तो ए हमारा पूरी तरीके से करेक्ट जवाब हो गया बच्चों। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको,
आई होप आप लोगों को फॉर्मूला भी जो मैंने लगाया वो भी समझ में आ गया होगा एंड आंसर भी निकाल दिया मैंने कैलकुलेशन पूरी करके। तो हमारे पास ए जो है वो पूरी तरीके से सही जवाब आ रहा है एंड आई होप आप लोगों को भी सारे के सारे सवाल जो हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 14 पाई। देखिए भाई सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस यही होता है और ये कितना दे रखा है 14 पाई। पाई से पाई पाई का हिसाब कर लिया आप लोगों ने यहाँ पर, इससे ये गया तो 7 बचा। तो आर यानी कि रेडियस बच्चों कितना आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रंगीन हो जाए थोड़े से। और फिर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। भाई एरिया ऑफ द सर्कल बताना कोई बहुत बड़ी बात है क्या भाई, बता देते। एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 लिख सकते हैं अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि आंसर भी पाई में नहीं आ रहा है तो इसलिए पाई को ओपन कर दिया और 7 इंटू में 7, इससे इसे मैं काट दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहीं दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों बी पे। तो देख लीजिए जरा, क्या बी हमारा बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है? डी दिखा रहा है भाई, डी दिखा रहा है ये तो। सो डी किसी भी तरीके से सही जवाब नहीं है, ये गलत है बच्चों। इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए, क्योंकि डी तो कहीं से भी नहीं हो सकता, डी कहीं से भी नहीं हो सकता। पाई से पाई का हिसाब कर दिया, 2 ने 14 को काटा तो 7 बचा यहाँ पर, तो आर की वैल्यू 7 आ गई, 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये गलत है बच्चों। तो बी आंसर जो है अपना पूरी तरीके से बच्चों सही हो जाएगा, ये गलत लिख रखा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में ऐसा कुछ दे रखा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो इसकी वैल्यू बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम तो बड़े प्यार से बताएंगे। जरा देखिएगा, आपको हैशटैग कॉन्सेप्ट में मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा आज, कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता था, सेक स्क्वायर थीटा के। कह दो हाँ। तो जब ये ऐसे होता था तो मैं 1 को अगर उधर भेज दूं बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, 1 को क्यों भेजें हम वहाँ पर, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सेक को पॉजिटिव ले रखा है, 10 को उल्टा कर रखा है, तो इसको वहाँ भेजो बच्चों। 1 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर। मतलब कि अगर कहीं पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखा हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, +1। अब मेरी एक बात सुनो, इन्होंने क्या लिख रखा है, tan सेक का स्क्वायर, ए दे रखा है, ए लिख दो यहाँ पर, माइनस में tan का स्क्वायर है। अब इसमें से अगर मैं 10 कॉमन निकाल दूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए आ जाएगा, एवरीवन सारे बच्चे बोलेंगे। अब लेकिन इसकी वैल्यू बच्चों है कितनी, ये तो 1 ही है, तो 10 इंटू में 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए बच्चों हमारे पास, बी आंसर आना चाहिए इसका। और ज़रा चेक कर लेते हैं, बी आंसर ही है। तो अब इसका मतलब हो गया कि ये पूरी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सही कर दिया, और एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। सो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि 19 कार्ड है, 19 के 19 कार्ड पर 1 से लेकर के 19 तक की गिनती लिख दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर डाले और ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अ मैन ड्रॉज अ कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर। एक सिंपल सी बात बताइएगा कि 1 से लेके 19 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9, 11, 13, 15, 17 एंड 19। कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहे हैं। तो इसका मतलब 10 तो तुम्हारे फेवर में हो गए, एक ही कार्ड निकालना है ना, 10 तो तुम्हारे फेवर में हो गए कि यार इनमें से कोई सा भी आ जाए वो मेरा फेवर है, क्योंकि मुझे उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन टोटल कितने हैं बच्चों, 1 से लेके 19 तक, तो 19 हो गए बच्चों ये। तो 10/19 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली क्लियरली हमें दे रखा है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? जरा देखिएगा, डी इसका पूरी तरीके से सही जवाब दे रखा है, क्योंकि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल अपॉन में टोटल, नथिंग एल्स। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कहता ना प्रोबेबिलिटी। चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में वो बोलते हैं कि एक लॉटरी के अंदर है, किस तुम्हारे सामने सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है, और देयर आर 8 प्राइजेस 16 ब्लैंक्स। तो मतलब कुछ डब्बे दे रखे होंगे जिसमें से 8 में प्राइजेस हैं और 16 डब्बे जो हैं वो ब्लैंक हैं। तो वो बोल रहे हैं कि गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस, की प्राइस की अगर तुम्हें मतलब 16 तुम्हारे सामने टोटल डब्बे कितने हो गए, 24 हो गए, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 24 डब्बे हो गए। टोटल तुम्हारे सामने 24 डब्बे रखे हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो ब्लैंक हैं और 8 में जो प्राइस है। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो तुम्हारे फेवर में कितने हो गए, 8 हो गए, क्योंकि तुम्हें तो प्राइस निकालना है। और टोटल कितने हो गए, 24 हो गए। अगर कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आ गया।
कहीं दे रखा है, ये देखिए 1/3 दे रखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब सी जो है वो तुम्हारी तरफ से पूरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 डब्बे अगर दे रखे हैं तो 24 डब्बों में से अगर तुम लोगों को चाहिए यहाँ पर 24 डब्बों में से अगर तुम लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा कि मुझे प्राइस निकालना है, तो तुम्हें वही वाले तो तुम फेवर में रखोगे जिनमें प्राइस होगा। 8 में प्राइस है तो उन्हें ऊपर रखा, टोटल 24 है तो उन्हें नीचे रखा, कैंसिल आउट किया 1/3, इसमें आंसर आ गया। सो बच्चों इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 था वो खत्म होता है यहाँ पर, और जो सेक्शन 2 के जितने भी सवाल थे वो हम लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप आप लोगों को हर एक सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक सवाल को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे समझाया, फॉर्मूला लगाया, कॉन्सेप्ट बताया, हर एक चीज की है। सो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा जो पार्ट 2 था इसका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट करिएगा पार्ट 3 के लिए, तब मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड लाइव सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूं साइंस की एंड मैथ्स की। सो तैयारी के लिए लाइव सेशन में भी आते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।